अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हमने शेयर किया हुआ है एंटरप्रेन्योर का रिलेशन। क्या है जो फोर्थ फैक्टर प्रोडक्शन होता है एंटरप्रेन्योर्स जो जिसे कहते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स एज अ फंक्शन एंड दिस फंक्शन कंबाइन ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज कैपिटल, लैंड एंड लेबर। इन तीनों को कौन सी चीज़ को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है ये ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है और ऑर्गेनाइजेशन के एक बेहतर फैसले से ये चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती। ठीक है जी। ओके, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत बात हमारी मेरे ख्याल हुई थी। अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूटिलाइजिंग फैक्टर्स, अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूटिलाइजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है जी, उसे कहा जाता है एंटरप्रेन्योर, लाइक लैंड, लेबर एंड कैपिटल इन द वे टू मैक्सिमाइज ऑर्गेनाइजेशन। और इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना होता है, ऐसे कि जो रिटर्न है वो ज़्यादा है, कम नहीं आना चाहिए बल्कि रिटर्न ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, इन द शेप ऑफ आउटपुट्स वगैरह। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज। ही शुड बी एबल टू ऑर्गेनाइज वेरियस फैक्टर्स इफेक्टिवली। तमाम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो है, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वो है जो तमाम के तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बेहतर तौर पर एनालाइज कर सके और कंबाइन कर सके फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट इज प्रोफेशनल अप्रोच। प्रोफेशनल अप्रोच क्या होती है, शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड प्रोफेशनल इन अप्रोच। वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और प्रोफेशनल होना चाहिए इन अप्रोच के अंदर। ठीक है जी। वो अप्रोच उसकी होगी प्रोफेशनल होगी तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, ज़्यादा तरक्की की तरफ जाएगा। वो पर्सनल सेंटिमेंट्स उसमें कम होने चाहिए। बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की पर ले जाने का उसका जज्बा भी होना चाहिए। जब उसका बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर ले जाने का जज्बा होगा जब ही वो तरक्की करेगा, अदरवाइज उसके लिए तरक्की करना मुश्किल हो जाएगा। रिस्क बेयर, देखें जी, कारोबार में खतरा होता है। देखें जब आप कारोबार करते हैं तो ये होता है कि आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। कारोबार जब आप करते हैं तो ये होता है कि आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं तो आपको पता होता है बिफोर स्टार्टिंग योर जॉब यू मस्ट नो व्हाट वुड बी योर सैलरी। यानी कि अभी हमने अपनी सैलरी अपनी जॉब स्टार्ट भी नहीं की होती और हमें पता होता है कि हमारी तनख्वाह क्या होगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। ही शुड बी रिस्क टेकर, और ये रिस्क बेयरर नहीं होना चाहिए। रिस्क बेयरर शुड बी रिस्क टेकर, ही शुड बी रेडी टू बेयर रिस्क। दुनिया में जितने भी लोग हैं उसमें से सिर्फ 2% लोगों में, पूरी दुनिया के 100% लोगों में से सिर्फ 2% लोगों में ये क्वालिटी पाई जाती है कि वो रिस्क बेयरर होते हैं, वो खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेजॉरिटी जो होते हैं उनके अंदर ये चीज़ पाई नहीं जाती। मेजॉरिटी ये खतरा मोल नहीं ले सकते। इनोवेटिव, ऑर्गेनाइजर शुड बी इनोवेटिव। He should adopt modern techniques of production. He should not be reluctant to changes. इसमें क्या बताया, ऑर्गेनाइजर जो होना चाहिए वो इनोवेटिव होना चाहिए और इसको अडॉप्ट करनी चाहिए टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। और ही शुड नॉट बी रिलक्टेंट टू चेंजेस, और ये रिलक्टेंट टू चेंजेस नहीं होना चाहिए। इनोवेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी जिद्दत लेकर आना, कोई भी चीज़ जो पहले से मौजूद है उसके अंदर आपने क्या करना होता है, चेंजेस लेकर आने होते हैं। आप कुछ ऐसे चेंजेस लेकर आइए कि लोगों को वो आपका प्रोडक्ट पहले से ज़्यादा बेहतर तौर पर पसंद आए। हर चीज़ में इनोवेशन है। इस वक्त मैं लैपटॉप पर क्लास ले रहा हूँ, एक ज़माने में लैपटॉप नहीं था, कंप्यूटर था, कंप्यूटर से पहले अबाकस और पता नहीं क्या क्या था, आपको पता है। इस तरह फ़ोन में देखें ना कैसे कैसे फ़ोन आते आते आज इस तरह के फ़ोन आने लगे हैं, बेहतरीन किस्म के ना। तो देखें, दिस इज़ ऑल्सो अ चेंज। तो इनोवेटिव हमें होना चाहिए, यानी कि वो जैसे जैसे दुनिया चेंज होती जा रही है हमें भी उन चेंजेस के साथ साथ चलना चाहिए। जब हम तमाम चेंजेस के साथ साथ चलेंगे जब ही हम तरक्की कर पाएंगे।
otherwise it not be easy for us to change ourselves and ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद है decision making. One has to take right decision at the right time by showing his promptness. ये भी एक क्वालिटी होती है जो इनके अंदर ज़रूर पाई जानी चाहिए। ये क्वालिटी क्या है? तो भाई ये क्वालिटी ये है कि आप सही वक्त पर सही फैसला करने के काबिल हो। ठीक है जी। अगर आप सही वक्त पर सही फैसला नहीं करेंगे तो ये आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। ठीक है जी। इफ़ यू डू नॉट मेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम देन इट मे बी हार्मफुल फॉर यू। ठीक है जी। Organizer should be innovative. He should adopt modern techniques of production. He should not reluctant to changes. इसके साथ डिसीजन मेकिंग, सही वक्त पर सही फैसला, राइट डिसीजन एट द राइट टाइम ब्रिंग्स मोर फ्रूट्स। जब सही वक्त पर सही फैसला किया जाए तो वो ज्यादा फल देता है। अगर सही फैसला गलत वक्त पे किया जाए तो वो बेकार भी हो सकता है। गलत टाइम पर सही फैसला बेकार हो सकता है। ठीक है जी। तो राइट डिसीजन एट द राइट टाइम ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है जी। अदरवाइज यू विल हैव टू फेस अ बैड सिचुएशन। इसके बाद है नेगोशिएशन स्किल्स। Negotiation skills. Businessman regularly comes into contact with various persons like consumers, workers, government officials, etc. So he should communicate tactfully. Negotiation skills क्या होते हैं? क्या how to deal with the people. आपने मुख्तलिफ लोगों से किस तरीके से डील करना होता है। ठीक है जी। अब बहुत सारे लोगों से जो है आप किस तरह से डील करेंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा लोगों से गलत तौर पर डील कर लिया तो ये इट में बी हार्मफुल फॉर यू। अगर आपने गलत डील किया तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत बात साबित भी हो सकती है। तो बिजनेसमैन रेगुलरली कम्स इनटू द कांटेक्ट विद द वेरियस पर्सन्स लाइक कंज्यूमर्स, वर्कर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ईटीसी। सो ही शुड कम्युनिकेट टैक्टफुली। अच्छे से बात करें गवर्नमेंट ऑफिसर से, वर्कर से, कस्टमर से। क्योंकि अगर आप सही से बात नहीं करेंगे तो भी आपके लिए ये सही तरीका नहीं होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्राइज हैं, कैरेक्टर एंटरप्रेन्योर है, ऑर्गेनाइजेशन है, एंटरप्राइज है। तीन नामों से एंटरप्रेन्योर, ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज, ये तीन नामों से आता है। तो आप इसको याद करेंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। सो नाउ we are going to start a new question and the name is laws of return. What is the name? The laws of return. ठीक है जी। Output units produced, total output units produced, marginal output। ठीक है जी। अच्छा, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी। टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, टोटल यूनिट्स, मार्जिनल आउटपुट, एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तीन कॉन्सेप्ट है। आउटपुट यूनिट यानी कितना पर यूनिट हो रहा है। टोटल जो ओवरऑल प्रोडक्शन होती है। मार्जिन मतलब कि जब आप इनपुट में इजाफा करते हैं, इनपुट में इजाफा होने से जो आपके आउटपुट में इजाफा होता है, जो आपके इनपुट में इजाफा होने से जो एज अ रिजल्ट आपके आउटपुट में चेंज आता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? उसे मार्जिनल आउटपुट कहा जाता है। अब देखें, जब आप इनपुट्स बढ़ाएंगे तो जब आप इनपुट्स चेंज करेंगे तो आपके आउटपुट पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा। एज यू चेंज इनपुट्स इट रिजल्ट्स इन चेंज इन आउटपुट। मिसाल के तौर पर 1 एकड़ ऑफ लैंड है। जब 1 एकड़ जमीन है तो जब 1 एकड़ जमीन पर आप लेबर और कैपिटल लगाते हैं, 1 एकड़ जमीन पर जब लेबर और कैपिटल लगाते हैं तो भाई 1 एकड़ जमीन पर आपने 1 लेबर लगाई तो टोटल आउटपुट जो आता है जी 100। तो उसमें कोई मार्जिन नहीं होगा, मार्जिन विल बी 0। क्योंकि क्योंकि कुछ था ही ना पहले, तो मार्जिन इज नथिंग। अब उसी 1 एकड़ जमीन पर आपने एक की जगह 2 बंदे लगा दिए। जब एक ही जगह पर आप 2 बंदे लगाएंगे तो टोटल आउटपुट इज 150। जब टोटल आउटपुट 150 हो जाएगा तो मार्जिनल आउटपुट में क्या हो जाएगा जी 50। पहले 100 था, 100 से 150 हो गया तो कितना इजाफा हो गया? 50 का इजाफा हो गया।
तो वो 50 आ गया, ठीक है ना। अब इसी तरह 1 एकड़ ऑफ लैंड पर अगर आप तीसरा बंदा लगाते हो और 250 हो जाता है, तो फिर 150 से हम कहाँ चलेगा, 250 पर चलेगा, तो वो इजाफी कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है ना। तो देखें ना, अब ये जैसे 150 है और ये 250 है, 250 और 150 में से माइनस करेंगे तो 100, 100 एंड 150 का डिफरेंस 50। इधर किसी का डिफरेंस नहीं ले सकते, तो ये डैश लगा दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, अब कंडीशंस ऑफ द फॉर द लॉ। 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जी, वो वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल मतलब जिनमें चेंज हो सकता है। अब 3 ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जिनके अंदर चेंज हो सकता है। वो 3 कौन से हैं? एक है लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल। लैंड, लेबर और कैपिटल में तब्दीली हो सकती है। लैंड, लेबर और कैपिटल में तब्दीली हो सकती है। लैंड शुड बी कांस्टेंट, और लैंड क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। लैंड में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। लेबर लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन में तब्दीली हो सकती है, लैंड में कोई भी तब्दीली नहीं हो सकती। लेबर एंड कैपिटल आर प्रोपोर्शनली वेरिएबल। लेबर और कैपिटल प्रोपोर्शनली वेरिएबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात लॉज ऑफ रिटर्न। अब लॉज ऑफ रिटर्न कौन कौन से हैं? अब एक सवाल आता है, लिस्ट द लॉज ऑफ रिटर्न। ये एक 5 नंबर का सवाल आता है, वो इस वक्त हम सॉल्व कर रहे हैं। अब वो बिल्कुल जिस तरह से आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाए, मैं पूरा लिख देता हूँ एक साथ। ये देख रहे हैं आप, ये और ये। तो लॉज ऑफ रिटर्न जब आपसे कहेगा तो आपको ये 6 नाम लिखने होंगे। सबसे पहला नाम लिखना होगा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न में आप क्या लिखेंगे कि इंक्रीज इन लेबर एंड कैपिटल रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन टोटल आउटपुट। कि जब हम लेबर में इजाफा कर रहे हैं और कैपिटल में भी इजाफा कर रहे हैं, जब हम लेबर में भी इजाफा कर रहे हैं और कैपिटल में भी इजाफा कर रहे हैं, तो उसकी वजह से टोटल आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा? टोटल आउटपुट हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है जी। तो जब इंक्रीज इन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न क्या कहता है कि इंक्रीज इन लेबर एंड कैपिटल रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन टोटल आउटपुट, ठीक है जी। तो लेबर और कैपिटल बढ़ने से क्या हो जाएगा? जब टोटल आउटपुट बढ़ जाएगा तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इंक्रीजिंग रिटर्न। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न क्या होता है? इंक्रीजिंग कैपिटल एंड लेबर रिजल्ट्स कांस्टेंट, नो इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल आउटपुट। भाई जब आप लेबर बढ़ा रहे हैं तो अगर इजाफा हो रहा है आपके आउटपुट में तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न, अगर कोई इजाफा नहीं हो रहा तो वो कांस्टेंट रिटर्न, और उल्टा अगर कम होने लगे तो वो डिक्रीजिंग रिटर्न होता है। मेरा दोबारा जुमला सुनिए, मैं 1.1, 2 और 3 एक साथ बता रहा हूँ। भाई हमने लेबर बढ़ाई, सुन रहे हैं? हमने लेबर क्या कर दी? बढ़ा दी। अगर हमारे लेबर बढ़ाने से आउटपुट में इजाफा हो रहा है, अगर हमारे लेबर बढ़ाने से आउटपुट में इजाफा हो रहा है तो उसे कहा जाता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। दूसरा क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न क्या होता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न का मतलब यह है कि हम लोगों को, ठीक है, इसके बाद है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। इंक्रीज इन मार्जिनल आउटपुट लीड्स टू डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ पर यूनिट मार्जिनल कॉस्ट। इंक्रीज इन मार्जिनल आउटपुट लीड्स टू डिक्रीज इन कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है जी। अब होता क्या है कि जब इंक्रीज आप करते हैं आउटपुट तो बाहर कॉस्ट भी तो बढ़ेगी ना, ठीक है जी। तो इसमें कॉस्ट का जिक्र आ गया, ठीक है जी। लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट, नो इंक्रीज और डिक्रीज इन मार्जिनल आउटपुट लीड्स टू नो चेंज इन द पर यूनिट मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि जब आप कॉस्ट बढ़ा रहे हैं लेकिन रिटर्न में कुछ भी नहीं आ रहा। नो इंक्रीज और डिक्रीज इन मार्जिनल आउटपुट लीड्स टू नो चेंज इन द पर यूनिट मार्जिनल कॉस्ट। डिक्रीज इन मार्जिनल आउटपुट लीड्स टू इंक्रीज इन पर यूनिट मार्जिनल कॉस्ट। भाई जब नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट कम होगी। नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेंगे, पर यूनिट्स कॉस्ट कम हो जाएगी। मिसाल के तौर पर एक कमरा है जी जो मैंने किराए पे लिया हुआ 10,000 रुपये पर। अब मैंने अपने साथ एक बंदे को शेयरिंग पे दे दिया, तो 5 मैं दे रहा हूँ, 5 वो दे रहा है। 2 बंदे हो गए तो 5,000 रुपये किराया। एक बंदा था तो 10,000। 10 बंदे एक कमरे में रह रहे हैं, 1,000 रुपये किराया आ रहा है। तो जितने नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेंगे पर यूनिट कॉस्ट क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जब अकेला बंदा था तो 10,000 रुपये बर्दाश्त कर रहा था, जब 10 बंदे हो गए तो 1,000 रुपये बर्दाश्त कर रहा है।
तो पर यूनिट कॉस्ट क्या होती जा रही है? पर यूनिट कॉस्ट कम होती जा रही है। तो इंक्रीजिंग कॉस्ट ने बताया जब आउटपुट बढ़ेगा पर यूनिट कॉस्ट कम होगी। कांस्टेंट कॉस्ट में नो चेंज, नो चेंज। डिक्रीजिंग कॉस्ट में नंबर ऑफ यूनिट्स कम होंगे, पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट लॉस ऑफ रिटर्न। अब ये एक चार्ट बनाया हुआ है, इसको आपने याद करना होगा। थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है जी। 1 एकड़ की जमीन है, लेबर प्लस कैपिटल का पहला यूनिट लगाया, टोटल आउटपुट 100, मार्जिनल 100, मार्जिनल कॉस्ट 5। लेबर और कैपिटल 2 लगा दिए, आउटपुट 200, मार्जिनल आउटपुट 100, मार्जिनल कॉस्ट 4। इसी तरह LOIR और LODC लिखा हुआ है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न और डिक्रीजिंग कॉस्ट। इसका ये मतलब है, एक का मतलब है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, एक का मतलब है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट। और इसमें बताया गया कि इट विल रिमेन द सेम, देयर विल बी नो चेंज इन इट। ठीक है जी। अच्छा, तो अब इसमें बताया गया कि भाई हम नंबर ऑफ इस तरफ देखें तो नज़र आ रहा है कि 1 2 3 4 नज़र आ रहा है। इसका मतलब लेबर और कैपिटल यूनिट्स बढ़ाए गए, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, 5 4 3 2। और मार्जिनल आउटपुट बढ़ता जा रहा है, 100 150 200, ठीक है ना। इंक्रीजिंग रिटर्न इंक्रीज हो रहा है, कॉस्ट कम होती जा रही है। अब दूसरे में क्या दिखाया गया कि रिटर्न भी सेम है तो कॉस्ट भी सेम है। तीसरे में क्या दिखाया गया कि भाई रिटर्न कम हो गया तो कॉस्ट क्या हो गई? बढ़ गई। तो पहले इसके अंदर इस पूरे चार्ट में जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त बना हुआ है, इसके टोटल 3 फेज हैं। एक है कि जिसमें कॉस्ट कम होती हुई नजर आ रही है, मार्जिनल आउटपुट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, एक में कम होता हुआ, ठीक है जी। तो ये भी आपने याद करना होगा। अब वही जो चीज़ें थी वो सारी एक इस डायग्राम के जरिए, वही जो ग्राफ बना हुआ था वही हमने एक्सप्लेन किया है। ये आपने डायग्राम भी एज इट इज़ बनानी होगी, ठीक है जी। इसको आप स्टॉप कीजिएगा और उसको बना लीजिएगा। इस वीडियो को स्टॉप करके आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट भी लेकर आप बना सकते हैं। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न है, और ये लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है जी। एक और डायग्राम के जरिए देखें, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट और लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। एक ही डायग्राम के अंदर तीनों हमने ये भी आपने बनानी होगी। लॉ ऑफ जब कॉस्ट की हम बात करेंगे, लॉ ऑफ मार्जिनल कॉस्ट की, तो ये तीनों आएंगे, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड कांस्टेंट, ठीक है जी। अब हमारा ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। एक टॉपिक क्योंकि हमारा कंप्लीट हो गया, बस आज यहीं रोकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने ये करना है बेटा कि जो इस वक्त मैंने अभी आपको पढ़ाया है वो आपने इसको लिखना भी है, इसको याद भी करना है, इसको टेस्ट दें और मुझे व्हाट्सएप करें लिखकर कि सर हमने ये टेस्ट याद किया, प्लीज़ आप हमें चेक करके दें, ठीक है ना। तो आई वुड हाईली अप्रिशिएट कि अगर आप इस तरह से करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग साथ साथ पढ़ रहे होंगे। देखें, बहुत ज़रूरी है साथ साथ पढ़िए, क्योंकि लॉकडाउन का कोई भरोसा नहीं है, कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, तो आपको घर में पढ़ना होगा। कोई भी किसी भी वक्त आपको मेरी ज़रूरत पड़ती है, कोचिंग में भी कभी मैं होता हूँ, वहाँ पे भी आप मुझसे मिल सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा नंबर भी मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है। कोई भी मसला होता है, कोई बात समझ में नहीं आती, कोई भी आपको इशू हो, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसको टेस्ट पहले इसको याद करना है, फिर इसको लिखना है, उसकी तस्वीर खींचनी है और मुझे सेंड करनी है। देन आई विल इन रिप्लाई आई विल टेल यू कि आपने सही किया या नहीं किया, या गलत किया या क्या किया, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, यहाँ तक एक सवाल कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।